हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की क्लास में फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और साथ ही मैं स्टूडेंट्स का भी थैंक यू करना चाहूँगा, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट है या जो करंट ईयर के स्टूडेंट है, जिसके पास भी पेपर कहीं ना कहीं मिल रहा है तो वो मुझे सेंड कर देता है, ताकि मैं आपको यूट्यूब पर उसका जो सोल्यूशन है वो आप सबको मैं प्रोवाइड कर सकूँ और आप सबकी आपस में हेल्प हो सके। तो इसी तरह की इसी कड़ी में अगर किसी और के पास कोई और पेपर है जो ऑलरेडी हम अभी तक नहीं कर चुके हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेपर भी आप जल्दी से जल्दी मुझे सेंड कर दे। जैसे ही आपका पेपर सेंड करोगे आप, मैं कोशिश करूंगा उसी दिन ही उसका सॉल्यूशन आपको मैं यूट्यूब पर करा सकूं। तो आज जो पेपर हमारे पास आया है, ये पेपर आया है 8 अगस्त 2022 स्लॉट 2 का। ठीक है, 8 अगस्त का पेपर अभी तक हमने नहीं करा था, तो स्लॉट 2 का पेपर है। अब इस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि जो पीवाई की सीरीज हम चला रहे हैं, तो इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी काफ़ी कि किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ताकि आप ढंग से उसको प्रैक्टिस कर सको, आप उसी लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी कर सको और सीयूटी के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो, मैं कम से कम 3-4 पेपर के अंदर मैं देख चुका हूँ ये क्वेश्चन। पिछला जो पेपर किया था, जो हिंदी मीडियम वाला पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। उससे पहले भी शायद 2 पेपर के अंदर ये सेम क्वेश्चन था। और इसका जो आंसर है, अब तक आपको भी याद हो चुका होगा कि इसका आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का आपको ट्रांसपोज करना है। ए बी माइनस बी ए का आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने पर आप यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। और फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए और बी इसने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, अब यहाँ पर हाँ थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया। अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे थे उन सब के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक से आंसर पे क्या चेंज आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि जो बी ट्रांसपोज है वो माइनस बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज की जगह आप माइनस बी लिखेंगे और ए ट्रांसपोज की जगह आप माइनस ए लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए और बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी, तो ये बन जाएगा बी ए। और यहाँ 3 बार माइनस आ रहा है, तो ये बनेगा माइनस ए बी। तो आपने जो स्टार्ट किया था वहां पर ए बी माइनस बी ए था, यहाँ पर बन गया बी ए माइनस ए बी। ठीक है, बात वही है, बस साइन का फर्क आ रहा है। तो ए बी यहाँ पर माइनस में है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर ये बी ए प्लस में है। तो माइनस से कॉमन निकाल देंगे, तो ए बी प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। यानी मैट्रिक्स सेम आई, तो आंसर हमारा बना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आई थिंक अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है, चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा हो, चाहे यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा हो, आंसर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आना है। तो जिसके पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सीधा ऑप्शन पे टिक कर देना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो ये आप दो मैच द कॉलम करने, मैच द कॉलम में जो सबको सबसे आसान आपको लगता है या जिसका ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, वहां से आप स्टार्ट करो। ठीक है, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर होता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो यानी डी का जो ऑप्शन है वो ए आ गया। तो डी का ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अब यहाँ से सी का ऑप्शन फोर्थ है, सी को चेक मत करो, बी को या ए को चेक कर लो। तो अगर आप बी को या ए को चेक करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो पावर होती है वो एक कम हो जाती है। ऑर्डर इसका 3 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। मतलब इसका जो ऑप्शन है आपको ये सेकंड वाला ही दिया हुआ है। तो यहाँ से जो आंसर है आपका ये बन गया, बी का ऑप्शन बन गया कौन सा हमारा, सेकंड। तो बी का ऑप्शन सेकंड आ गया और डी का आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ ही रखा था। ए का बन जाएगा थर्ड और उसके बाद कौन सा रह गया, सी, सी का बन जाएगा फोर्थ। यानी ये हमारा आंसर बन गया। तो आपको मिनिमम देखो कि आप कहाँ से मिनिमम तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन पे जाओ जो ऑप्शन आपको आसान लगता है, और फिर उसके बाद देखो कि भाई डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, उसी को सॉल्व करो। सारा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है तो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट उसका 0 के बराबर है, सीधी सी बात। ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल लिखा है तो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। तो यहाँ सेकंड वाली रो से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक 0 यहाँ पर है। तो ये वाला एलिमेंट लेंगे तो माइनस लैम्डा,
इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, -4 यहाँ से, -3 यहाँ से, -7 आ गया। फिर ये वाली वैल्यू लेंगे -7, इसको और इसको छोड़ेंगे यहाँ से 2 -1, ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू में 0, तो ये आ जाएगा 7 लैम्डा, 7 को उधर ले जाओ, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, ये इसमें आंसर बनेगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है आपके पास कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पता है कि जो डायगोनल वाले तीनों एलिमेंट होते हैं ये 0 होने चाहिए। तो ये जो सी यहाँ पर आ रहा है, सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो सी की वैल्यू 0 यहाँ पर है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन दोनों का साइन डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर अगर 2b है तो 2b की जगह पर -3 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ -3 होना चाहिए, तो b की वैल्यू बनेगी -3/2, तो b की वैल्यू -3/2, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर +2 होना चाहिए, तो 3a की वैल्यू +2 के बराबर होगी, तो a की वैल्यू आ गई 2/3, a की वैल्यू आ गई 2/3, मतलब ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है आपके पास, बी, सी और ई। तो बी, सी और ई ऑप्शन इसमें मेरे ख्याल चौथा ऑप्शन मिलेगा हमें, बी, सी और ई, यस, चौथा ऑप्शन है बी, सी, ई, यही हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो इंक्रीज ही करेगा, कहीं पर भी स्टॉप नहीं लेगा, कहीं पर भी रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा। तो ये वाला फंक्शन, पहला वाला ग्राफ क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये वाला ग्राफ ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई मतलब बीच में ये रेस्ट नहीं कर रहा, बीच में ये ब्रेक नहीं ले रहा, तो बस यही वाला हमारा आंसर होना चाहिए। बाकियों में देखो, यहाँ पर नीचे आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, इसमें बिल्कुल फ्लैट है, तो बस यही हमारा ऑप्शन बनेगा, इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इंटरवल आपको दे रखा है, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन ये इसमें से किस में है, तो उसके लिए आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट उससे बना दो। एफ डैश एक्स करते हैं, तो 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर, 8 2 जा 16 +4, ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे, तो 12x स्क्वायर -16x +4 को 0 पुट करोगे तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दो, 3x स्क्वायर 4x +1, इसके फैक्टर कर देते हैं, 3 और -3 और -1 आ जाएगा, यहाँ पर 3x कॉमन, तो x -1, यहाँ से -1 कॉमन, x -1, तो एक फैक्टर तो हमारे पास x -1 बन रहा है, दूसरा फैक्टर 3x -1 आ रहा है, तो x की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से 1 और यहाँ से आ जाएगी 1/3, एक 1 आ गई और एक 1/3 आ गई, यहाँ पर -इन्फिनिटी हुआ, इधर 1/3 पहले आ जाएगा, फिर 1 आएगा और फिर इन्फिनिटी आएगा। x का कोफिशिएंट देखो, इसका फैक्टर जो बने, x का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो -इन्फिनिटी से 1/3 और 1 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से 1/3, 1 से इन्फिनिटी, ऑप्शन बनेगा हमारा ये। इस क्वेश्चन में कहता है ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है, और ये इसका कर्व दे रखा है आपको, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये क्या है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो डिमांड कर्व होता है, सप्लाई कर्व होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो डिमांड कर्व आपके पास 56 - एक्स स्क्वायर है, सप्लाई कर्व 8 + एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, तो 3 6 या ऐसा करो, पहले इसको ले जाओ, इसको इधर लाओ, 16 - 8 8 आ जाएगा, ये 48 बन गया, इसको उधर ले जाके आप प्लस कर दो, तो जाएगा 3 + 1 4x स्क्वायर अपॉन में 3, 4 से आप इसको काट दोगे, 12 3 36, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 36, यानी x की वैल्यू आएगी 6। प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमोडिटी होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए +6 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो आपको इसका एरिया बताना है। अब इसका एरिया बताने के लिए आपको पहले ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला कौन सा, डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व आपके पास क्या है, 56 - एक्स स्क्वायर,
लिमिट इसमें क्या रहेगी, यहाँ 0 से लेकर कितनी वैल्यू निकली हमारी x की 6, तो 0 से 6 माइनस, अब इसमें से ये वाला एरिया नीचे वाला एरिया आप माइनस कर दोगे, तो ये किसका कर्व है, ये है आपका सप्लाई कर्व ये है 8 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3, लिमिट इसकी भी 0 टू 6 ही रहेगी। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, तो इसको करेंगे 56x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, क्या आ जाएगा माइनस 8x, और माइनस ये माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ऑलरेडी 3 यहाँ पर है तो 3 3 9 हो गया, लिमिट दोनों की सेम है तो इकट्ठे लगा देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 56 में से 48 माइनस करोगे तो 48 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं अगर 9 बना लूँ तो ऊपर 3 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो -3 और -1 -4x क्यूब अपॉन में 9। अब यहाँ पर आप पुट कर दो लिमिट, यहाँ 6 पुट करोगे 48 इंटू 6 -4 इंटू में 6 का क्यूब अपॉन में 9। जीरो पुट करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो 48 इंटू 6 करेंगे, या आप इसमें एक काम करो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 6 दो बार कॉमन निकाल दो, 6 दो बार कॉमन निकाल दिया, एक 6 तो ये निकल गया, एक 48 में से निकाल दो, तो 8 6 48 होते हैं, तो यहाँ पर बच गया 8 माइनस, यहाँ पर एक 6 बचेगा तो 4 6 24 अपॉन में 9, तो 3 3 9 3 8 24, तो 3 8 24, 24 में से 8 माइनस करोगे तो 16 बचेगा, यहाँ 36 आ गया, इधर 16 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर आ गया 12, 12 6 72, 7 बचेगा, 12 प्लस 7 19, तो 192 हमारा आंसर आ जाएगा 192। कैलकुलेशन जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो, कॉमन निकाल के या डायरेक्टली, जैसा भी आपको आसान लगे। यहां पर कहता है द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x मॉड x, ठीक है, ये एरिया है। तो यहाँ पर क्या फिगर बनेगी, यहाँ पर इसका जो कर्व है क्या बनेगा, y इक्वल्स टू, एक बार x को मैं प्लस लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो। और दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, अगर मैं माइनस एक्स लेता हूं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो। इस एक कर्व से हमारे ये दो कर्व बनेंगे, एक्स एक्सिस बोल रहा है, लाइन बोल रहा है x इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू +1। अब ये वाला जो कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व बनता है हमारा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, और y इक्वल्स टू -x², ये कर्व बनता है नीचे की तरफ। अब x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 की लाइन मान लो ये वाली लाइन होगी हमारी x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू -1 मान लो ये लाइन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि x एक्सिस से और इन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया आपको बताना है, यानी एरिया आपको ये वाला एरिया बताना है और ये वाला एरिया बताना है। अब इसने यहाँ x एक्सिस वर्ड दिया हुआ है, तो x एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, तो आप नीचे वाला एरिया नहीं लोगे, मतलब या तो नीचे वाला लो या ऊपर वाला लो, कोई एक ही एरिया लोगे। अगर ये x एक्सिस वर्ड नहीं बोलता तो फिर हम ये वाला एरिया भी लेते, तो अब आपको ये भी निकालना है और ये निकालना है, और दोनों यहाँ पर एरिया एक जैसे ही आएंगे क्योंकि सिमेट्रिक होता है कर्व, तो आपको बस सिंपल क्या करना है, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इसके लिए जो लिमिट आएगी 0 टू 1 हो जाएगी, लिमिट आएगी 0 टू 1, और ये जो कर्व है ये किसका है, ये वाला कर्व हमने ले लिया, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है dx, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट आ गई 0 टू 1, आंसर आ गया 1/3, आंसर आ गया इसका 1/3। एक मिनट, आंसर इसका 1/3 नहीं 2/3 करना था, क्योंकि एक मिनट अभी बताता हूँ, आंसर इसका 2/3 आएगा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्व है वो भी तो हमने लेना है, हमने ये निकाल दिया 1/3, तो ये भी तो 1/3 हुआ ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2/3, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट में फिर आपको ये लिस्ट मैच करनी है, तो यहाँ से भी जिसका इंटीग्रेशन आपको आसान लगता है वहीं से आप स्टार्ट करो। आपको मेरे ख्याल इसमें इंटीग्रेशन सबसे आसान तो यही पड़ेगा, 0 टू 1 मॉड एक्स। अब 0 टू 1 मॉड एक्स का निकालोगे तो इसमें लिमिट को आप ब्रेक करोगे, तो अब 0 से 1 के बीच में तो कोई एक्स की वैल्यू मैं 0 लूंगा यहाँ पर, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 बनेगा, और 0 से लिमिट स्टार्ट हो रही है, तो 0 से 1 के बीच में हम मॉड एक्स की वैल्यू देखेंगे तो प्लस ही होती है, तो यहाँ से मॉड हटा देंगे, हम सीधा 0 टू 1 एक्स ले लेंगे।
ठीक है, माइनस तब लेते जब हमारा कोई क्रिटिकल पॉइंट हो रहा था। हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जीरो आएगी तो जीरो से लिमिट स्टार्ट हो रही है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा हो तो जीरो और वन के बीच में हो। तो बस इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, लिमिट आ गई जीरो टू वन, तो इसका तो आंसर आया वन अपॉन टू। तो डी का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा टू। तो डी का ऑप्शन टू यहीं पर है। ठीक है, बस यहीं पर ही है, तो यही आपका आंसर है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको इन चारों सॉल्यूशन में से बताना है कौन सा सॉल्यूशन आएगा। तो पहले इसका आप एक ही बार, दो बार डेरिवेटिव करना है। तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, ए की पावर एम एक्स का यही रहेगा, फिर एम एक्स का करेंगे तो एम और इंटू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर एन इंटू हो जाएगा बी ई की पावर एन एक्स। अब जो आंसर है उस आंसर में आपको ये ए और ये ई की पावर वाले टर्म्स नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप किसी एक को एलिमिनेट कर लो। मान लो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, y माइनस दिस, और उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो बनेगा y माइनस बी ई की पावर एन एक्स। ये वैल्यू किसकी निकली है? सिर्फ इसकी निकली है। तो इनटू में जो ये m था, ये m यहाँ पर इनटू में रहेगा। इसकी ब्रैकेट खोल दो पहले आप, एम वाई माइनस एम बी ई की पावर एन एक्स, एन बी ई की पावर एन एक्स। इन दोनों में से b की पावर एन एक्स आप कॉमन निकाल दो, यहाँ रह गया माइनस एम प्लस में एन। अब इसका दोबारा एक बार डेरिवेटिव करो, तो ये m हो गया, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बी की पावर एन एक्स का यही रहेगा, इनटू में n आ जाएगा, और इनटू में माइनस एम प्लस एन, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर भी आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल दो। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? डी वाई बाई डी एक्स इधर है, एम वाई को इधर लाएंगे तो माइनस एम वाई हो जाएगा। ये n यहाँ पर आ गया, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम वाई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, एम डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम एन वाई। इन दोनों में से एन आप एम और एन मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दोगे, तो अंदर बचेगा आपके पास एम प्लस एन माइनस एम एन वाई। इन दोनों को अगर लेफ्ट में लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो डी टू वाई तो सभी में है, ये नेगेटिव करना है तो माइनस एम प्लस एन यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, तो ये पॉजिटिव इधर है, तो हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ पर x आपको दिया हुआ है टू रूट टी, और y आपको ये दे रखा है, और डी टू वाई आपको निकालना है एट टी इक्वल्स टू टू। तो यानी यहाँ पर आपको पहले डेरिवेटिव करना है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो उसके लिए आपको डी वाई बाई, जब डी वाई बाई डी एक्स आप निकालोगे तो आपको लिखना होता है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, यानी आप सीधा इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो थ्री टी का डेरिवेटिव करेंगे, थ्री आ जाएगा। फोर अपॉन टी का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि अपॉन में टी का मतलब हो गया टी की पावर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस वन आगे आ जाएगा, टी की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब ऐसे आ जाएगा। तो सीधा इसका डेरिवेटिव आप लिख दो माइनस फोर अपॉन में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू आ गया, रूट टी का मतलब होगा टी की पावर हाफ है, तो टी की पावर हाफ यहाँ पर आ गया, और टी की पावर फिर एक कम करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, और माइनस हाफ को डायरेक्टली ना के नीचे ला के आप लिख, ठीक है। यानी रूट टी का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट टी। अगर डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली कर दो, नहीं तो पावर रूल लगा दो। अब यहाँ पर इस टू से ये टू हो जाएगा कैंसिल। अब ये वाला जो ये वन अपॉन रूट टी है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे आएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में टी की पावर टू अपॉन में वन अपॉन रूट टी। अब ये जो वन अपॉन रूट टी है ये सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा रूट टी अपॉन में थ्री टी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में टी की पावर टू। अब यहाँ से जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टी की पावर हाफ है, ये टी की पावर टू है, जब डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो आप इसको ऐसे लिख लो थ्री टी स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू।
2 में से हाफ माइनस कर दो तो ऐसे लिख लो। अब आपका फंक्शन ये क्वोशिएंट रूल की फॉर्म में आ गया है, क्योंकि अब दोबारा हमें डेरिवेटिव करना है, लेकिन अब दोबारा डेरिवेटिव हम करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। जब हमने दोबारा इसका डेरिवेटिव करा तो हमने लगाया क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 60 माइनस 4 का तो 0 हो जाएगा, 60 रहेगा, और नीचे इनटू में जो डिनोमिनेटर है वो इधर आ गया, फिर माइनस का साइन आएगा, 3t² माइनस 4, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, और t की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर t की पावर 3 आ जाएगा। अब लेकिन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हो तो इनटू में dt/dx और आपको यहाँ पर लिखना है। अब dt/dx आया क्या था हमारा, dt/dx ये सॉल्व करके आया था 1/√t, लेकिन यहां पर हमें चाहिए dt/dx, मतलब उल्टा चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसको हटाकर इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल यानी √t। अब ये आपके पास क्वेश्चन हो गया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से एक काम हम करते हैं, जो ये √t है, √t का मतलब होता है t की पावर हाफ, तो t की पावर हाफ यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो ये बन गया 6t, और t की पावर 3/2 में आप पावर हाफ ऐड करोगे तो 4/2 बनेगा, मतलब 2 आ जाएगा, -3t² माइनस 4, 3/2, यहाँ पर t की पावर हाफ ही और हाफ ही, तो t की पावर 1 रह गया, और नीचे आपके पास t की पावर 3 आ गया। अब आप और क्या कर सकते हो, अब ऐसा करो, आप वैल्यू पुट कर दो सीधा, ठीक है, ज़्यादा और पंगेबाजी में ना पड़ के सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर ये t की पावर 3 बनेगा, मतलब 2 की पावर 3, ये बन गया यहाँ पर 3, t का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, -4, इधर 3/2 इंटू में 2, और नीचे आ गया आपके पास 2 का क्यूब, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आएगा 8, 8 6 48, माइनस 3 4 12, 12 माइनस 4 8, और 8 3 24, नीचे आपके पास आया 8, माइनस करो, 8 माइनस 4 4, और 4 माइनस 2 2, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आंसर आया 3, तो ये आपका ऑप्शन आया। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर आपको मैच द कॉलम करना है, तो मैच द कॉलम में वही जिसका आपको आसान लगे वहां से स्टार्ट करो। तो देखो, a की पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है कि a की पावर x log a होता है, और x की पावर a का डेरिवेटिव में a आ गया जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव बनता है ये a की पावर x log a आ गया x की पावर a-1, तो a का ऑप्शन 3, a का ऑप्शन 3 इसमें, a का ऑप्शन 3 इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। तो इसमें आपको अब चेक करो और किसका आसान है हमारे पास, इसका x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x होता है, और x की पावर a का हम इसी की तरह करेंगे, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x और a की पावर x a-1, यानी इसका डेरिवेटिव ये बना। तो b का बन गया 4, a का बना 3, a का 3 हो गया, b का 4 हो गया, तो यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक गेम है, उसके अंदर एक आदमी 2 रुपए जीतता है फॉर ए 6 एंड लूज ए रूपी फॉर एनी अदर नंबर, मतलब डाइस का गेम है, सट्टेबाजी चल रही है बढ़िया से, कह रहा है कि 6 आ गया तो 2 रुपए जीतेगा, वरना कुछ भी और आ गया तो हार जाएगा। तो व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन द मैन डिसाइडेड टू थ्रो द डाई थ्राइस, अब आदमी तो डिसाइड करता है कि वो 3 बार डाइस को थ्रो करेगा, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही विंस, और जैसे ही वो जीतेगा वो गेम छोड़ देगा, मतलब 3 बार उसने मैक्सिमम सोचा कि भाई 3 बार तक खेलूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं खेलूंगा, पहले डिसाइड करके बैठा है, लेकिन जैसे जीत गया वहीं पर ही गेम को क्विट कर देगा, पहली बार में जीत गया तो पहली बार में क्विट कर देगा। इफ x इज द अमाउंट ही विन और लूजेज देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो x इज द अमाउंट ही विन और लूज, तो यहाँ पर अच्छा ये सारे आपको बताए हुए इनमें से क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। देखो, अगर उसने पहली बार थ्रो किया, पहली बार में वो जीत गया, पहली बार में जीत गया तो गेम वहीं पर क्विट कर देगा, और यहाँ से जो पैसा उसे मिलेगा 2 रुपए मिलेंगे, तो 2 हमारा अमाउंट हो सकता है। अब मान लो पहली बार में वो हार गया, दूसरी बार में वो जीता, तो पहली बार में हारा कितना, हारने पर 1 रुपये हारेगा, 1 रुपया हारेगा, फिर अगली बार में जीतेगा 2 रुपये, यानी टोटल मिलाकर 1 रुपये के फायदे में होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन बनेगा। ऐसा हो सकता है कि पहली बार भी हार गया, दूसरी बार भी हार गया, तीसरी बार वो जीता,
तो पहले हारा फिर जीता, तो 0 रुपये भी हो सकती है उसकी वैल्यू, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन बनेगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार हारा, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं खेलेगा, यानी चौथे बार विनिंग पे नहीं जाएगा, बस 3 बार में स्टॉप। तो यहाँ पर हर बार 1-1 रुपया हार गया, तो टोटल मिलाकर 3 रुपये यहाँ से वो हार गया। तो फिर -3 भी हमारा आंसर हो सकता है, यानी ABCE। देखो ABCE, तो ये हमारा आंसर बनेगा। 14 क्वेश्चन में आपको पूछता है यहाँ पर एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड वाचिंग टीवी बाय ए पर्सन इन रैंडमली सिलेक्टेड डे। ये सारा कुछ आपको दे रखा है, इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, और उसके बाद फिर पूछता है प्रोबेबिलिटी किसकी, एटमोस्ट 2 आवर्स की। तो पहले तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है, अगर ये 1 है तो यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ 2 है तो 2k आ जाएगा, और 3 है तो, या 4 है तो यहाँ वैल्यू पुट करने से आएगा। 3 पुट करोगे तो 5 - 3 2 आ गया, 2k आ जाएगा। 4 पुट करोगे तो 5 - 4 1, यानी k आ जाएगा। तो एक तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे, 4 और 2 6, 6k, और 0.1 इसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर होगी, 0.1 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो 0.9 आ जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 0.9 अपॉन में 6, डेसिमल हटा दो, 3 3 9, तो k की वैल्यू तो बनी 3/20। अब इसने पूछा है कि एटमोस्ट 2 आवर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब उसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा। इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 0.1 प्लस में 3k आ जाएगा, और k की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो 3 इंटू में 3/20, ये डेसिमल हटा दो, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं 20 कर लूँ तो ये 2/20 बन जाएगा, ये 9/20 आ गया, तो 9 और 2 11, 11/20। अब आंसर आपको डेसिमल में दिया हुआ है, तो 11 को हम डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 20 5 5 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 लगे, हम डेसिमल लगाएंगे तो 20×5 = 100, 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 पे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यही हमारा आंसर बनना चाहिए। ये कंपलसरी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है आपको वो कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, और कंडीशन बतानी है पी और क्यू की, तो मिनिमम वैल्यू जो है जेड की वो इन दोनों पॉइंट पर आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, दोनों पर आपको वैल्यू मिलती है, दोनों पर वैल्यू मिलती है मतलब दोनों पर वैल्यू डालोगे तो आंसर सेम आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 30 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा 3p, 0 से तो ये 0 हो जाएगा। अगर 1 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा p + q, तो इसको इधर लाएंगे, ये आ जाएगा 2p = q। तो 2p = q, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और जो कंपलसरी वाला सेक्शन है आपका, ये यहाँ पर हो जाता है फिनिश। तो ठीक ठाक सेक्शन था इसका, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत आसान भी था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत मुश्किल भी था। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, तो आप थोड़ा अपनी स्पीड का ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आते हैं अप्लाइड वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपको जब भी लगेगा कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो उसको छोड़ देना, बाद में करना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चॉइसेस होंगी 10 क्वेश्चन छोड़ने की। तो यहाँ इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 24 एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 पे जाएगा, तो 3 2 = 6, और यहाँ आ जाएगा 3, माइनस 6 2 आएगा, 2 चौक 8, और ये माइनस दोनों के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर 2x आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो -3 और -2 -5 आ गया, 6 - 8 -2 आ गया, और ये इधर आके 120 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, आ जाएगा 122। तो x की वैल्यू आएगी, अब यहाँ -5 आप हटाओगे तो साइन चेंज कर देना, तो -122/5, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -122/5। अब ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं कहूँ कि आपको ये दे दिया है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया है, क्वांट का दे दिया, मतलब जनरल टेस्ट का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया। कंफर्टेबल हो तो इसको करना, अदरवाइज इसको आप स्किप करके आगे बढ़ना। वैसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिक से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर x + y, यहाँ भी x + y, ये x - y, ये x - y। अब ऐसे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक ही इक्वेशन है, तो वैल्यू हम निकालने में बहुत टाइम लगेगा। आप इसका एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करोगे। आप ये मान के चलो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैं मान लेता हूँ ए,
ये दोनों सेम है, इसको मैं मान लेता हूँ b, तो यहाँ पर आएगा b, यहाँ पर आया a। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा एलसीएम लेके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब हमें इसके हिसाब से इसकी वैल्यू देखनी है कि 10/3 कब आ सकती है। यहाँ पर दो नंबर है, उन दोनों का स्क्वायर करने पर वैल्यू आपके पास 10 आएगी। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करने पर वैल्यू 10 आएगी। तो मैं अगर यहाँ पर मान लो a को मान लेता हूँ 1, तो b हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। मतलब या तो आप इसको 1 ले लो या इसको आप 3 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। और मैं यहाँ पर देखो अगर 1 3 लेता हूँ तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 3 भी आ रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा है कि a की वैल्यू 1 हो सकती है और b की वैल्यू 3 हो सकती है, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। अब यहाँ से a क्या था हमारे पास, a हमने ये लिया था x प्लस वाई, ये 1 है, और x माइनस वाई ये 3 है। इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 2x, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से अगर आप रेशो निकालोगे तो आ जाएगी -2। लेकिन अगर इस यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -1 ले लेता, इधर इधर -1 इधर -3, तो उससे भी हमारे पास रिलेशन इसका बनता। तो उस केस में जो रेशो आएगी वो आपकी 2 आ जाती, तो यानी ऑप्शन बनेगा हमारा +-2। यहाँ पर ये टाइम आपको बता रहा है कि जो 24 आवर क्लॉक है इसमें ये टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर 6 आवर है और यहाँ 19 आवर है, तो 6 और 19 दोनों को ऐड करोगे तो 25 आवर्स आ गया। और जो मिनट्स हैं 50 और 30, 80 मिनट हो गए। अब 80 मिनट तो कुछ नहीं होता, मिनट मैक्सिमम 60 तक होते हैं। अब 60 मिनट, जो 80 मिनट है उसको आप 60 मिनट में अलग कर दो और 20 मिनट अलग कर दो, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा और हो गया। तो यहाँ जो 25 आवर्स है इसकी जगह 26 आवर्स हो जाएगा, और जो मिनट्स बचेंगे 20 मिनट्स बचेंगे, यानी 26 और 20, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। A shopkeeper purchases 40 kg of rice at the rate of rupees 35 per kg and 50 kg rice at the rate of rupees 40 per kg. If we sell the mixture to make a profit of 20%, the corresponding selling price for this transaction. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उस ट्रांजेक्शन का, ये आपको बताना है। तो पहले आप मिक्सर का कॉस्ट प्राइस निकाल लो। मिक्सर का जब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो कॉस्ट प्राइस की हेल्प से हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, क्योंकि 20% आपको प्रॉफिट यहाँ पर दे ही रखा है। तो जो पहले वाला जो राइस है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 35, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है आपके पास कितना, ₹40। कितना कितना रेशो होगा, ये 40 किलो है और ये 50 किलो है। इनकी क्वांटिटी दे रखी है, ये 40 है और ये 50 है। तो मिक्सर की आपको पास वैल्यू निकल जाएगी, तो 40 अपॉन में 50, इसमें से इसको माइनस करो, 40 माइनस x और x माइनस 35, कैंसिल। 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 से इसको कर दो, इसको इधर लाओगे 9x आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो 4 2 और 1 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 340 अपॉन में 9। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो जाता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। कॉस्ट प्राइस मिक्सर का कितना आया, 340 अपॉन में 9। यहाँ पर आ गया 100 प्लस 20% का गेन है अपॉन में 100, तो 1 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 120 आएगा, 1 0 इससे कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 16, 4 3 12 और 1 13, 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 5 15, फिर 3 3 9, 45.3, 45.33 वो चलता रहेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बोट है जो कि अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम जाती है इस स्पीड से, यानी v की वैल्यू होगी b अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाती है तो ये आ गया a अपॉन में 2। अब पूछता है स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू होती है u प्लस में v अपॉन में 2, तो इन दोनों को ऐड करोगे, a अपॉन में 2 प्लस b अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2, और ये वाला 2 नीचे वाला भी इधर आ जाएगा,
तो ये बनेगा ए प्लस बी अपॉन में 4, ए प्लस बी अपॉन में 4। तीन पाइप है ए बी सी, कैन फिल ए एम्प्टी टैंक टूगेदर इन 8 आवर्स। तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 8 घंटे के अंदर इस पूरे टैंक को वो फिल कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग एट इट टूगेदर फॉर 2 आवर्स, बी इज क्लोज्ड एंड ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स। पाइप बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक। तो कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करें, ए बी सी, इनका तीनों का काम जो होगा, ए बी सी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/8। यानी 1 घंटे के अंदर 1/8 काम ये कर देंगे। आफ्टर वर्किंग ऑफ इट टूगेदर फॉर 2 आवर्स, तो ये तो 1 घंटे का काम हुआ, तो 2 घंटे के अंदर उन्होंने कितना काम कर दिया, इन 2 आवर्स ए बी सी तीनों मिलकर 2/8 काम कर देंगे, यानी 1/4 टैंक वो फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने बी को कर देना है बंद, यानी 1/4 टैंक हमारा भर चुका है। अब जो टैंक हमारा रह गया, रिमेनिंग टैंक, वो रह गया 3/4। इस 3/4 को भरने के लिए ए और सी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 9 आवर्स के अंदर ये फिल कर देते हैं। यानी 3/4 टैंक को ये 9 आवर्स के अंदर फिल कर देते हैं। कौन, ए एंड सी। ठीक है, तो एक टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे, ये एक टैंक को फिल करेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ गया, 12 घंटे में फिल करेंगे। यानी ए और सी का दोनों का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/12। तो ये ए बी सी तीनों का 1 घंटे का काम था, ये ए और सी का 1 घंटे का काम है। तो आप इस काम में से इसको माइनस कर दोगे तो वो आपका काम आ जाएगा बी का। 1/24, तो जो टाइम आएगा बी का वो आ जाएगा 24। तो 24 आवर्स के अंदर बी अकेला उस पूरे टैंक को फिल कर देगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, कहता है कि ए और बी दो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए और बी दोनों अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब, एक तो ए बी माइनस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इस पेपर में भी पहला स्टार्टिंग का क्वेश्चन ऐसा ही था। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी। तो ई सभी के अंदर आ रहा है, इसने सभी के अंदर ई दे दिया। अब बाकी और देखो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर ही रहेगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर रहेगा। तो इसमें अगर मैं, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक भी दे रखे हैं, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का फार्मूला होता है, इसका जो, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, और यहाँ पर ये बी आएगा, यहाँ पर ये ए आएगा। तो ए बी और बी ए तो बराबर नहीं होते, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी। तो डी किस किस में आ रहा है, डी इसमें आ रहा है, ये गलत है। ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज का फार्मूला होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये तो ठीक होगा। तो सी हमारे पास इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें ए और बी को चेक करना है। ए बी प्लस में बी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए बी प्लस बी ए का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ फर्क तो मेरे ख्याल पड़ेगा नहीं। इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज करेंगे ये आएगा हमारे पास। अब क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये बी ए और ए बी दोनों आ जाएंगे। तो ए बी बी ए लिख लो या बी ए बी लिख लो, बात एक ही रहेगी। तो यानी मैट्रिक्स सेम रहेगी तो सिमेट्रिक रहेगी, तो बी ठीक है। बी ठीक है मतलब हमारे पास ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करने हैं, तो यहाँ भी आप देखो, कह रहा है कि नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इसमें से, नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, दोनों होते हैं। तो ए का ऑप्शन बनेगा 4, ए का 4 इसी में, तो यही हमारा आंसर है। बाकी आप चेक कर लो बेशक। ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये स्केलर हो गई, बी का 1, सी का 2 बनेगा, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है और ये सिमेट्रिक बन रही है। तो ऑप्शन आ गया आपका पहला। तो कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल सही से चेक कर लो, तो एक ही ऑप्शन से आपको आपका आंसर पता चल रहा है।
तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डॉल मेकिंग स्मॉल स्केल यूनिट कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एक्स नंबर ऑफ डॉल्स पर डे एज 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एक्स। द फिक्स कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एक्स डॉल इज रुपीज दिस। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 120 डॉल। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा। कॉस्ट फंक्शन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो आपको ये दे रखी है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आपको ये बता रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एक्स नंबर ऑफ डॉल्स पर डे एज 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ एक्स, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन बन गया। मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालनी है तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6x, एक्स की जगह 120 पुट कर दोगे, 12 छिक 72, 720 रुपीज आ जाएगा। यहाँ कहता है द डिमांड फंक्शन फॉर ए सर्टेन प्रोडक्ट इज दिस, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड एंड px इज द प्राइस पर यूनिट द मार्जिनल रेवेन्यू। तो प्राइस आपको यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें डिमांड फंक्शन ये दे रखा है। रेवेन्यू फंक्शन जब हम बनाते हैं तो p को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 200 बनेगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 9x स्क्वायर हो गया, यहाँ जाएगा 2x प्लस में यहाँ पर x बनता, तो ये 200। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10 यूनिट अगर आप सेल करते हो तो x की जगह 10 पुट कर दो, तो यहाँ बन जाएगा 100, 9, 900 हो गया, ये 20 और 200, तो 900 और 200 1100, 1100 में से 20 माइनस कर दोगे 1080, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम स्लोप, यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम स्लोप। तो ये जो कर्व है, इस कर्व का पहले आपको स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलता है? dy बाई डी एक्स से। तो पहले आप स्लोप निकालो, तो स्लोप आएगा -6x² प्लस 12x प्लस में 5। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब ये आपको बताना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पर है, तो ये अब क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि स्लोप मैक्सिमम हमें बताना था, तो ये स्लोप निकल गया। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, -12x प्लस में 12, इसको 0 के बराबर पुट करोगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। अब x की वैल्यू 1 मिल गई तो इसी पर ही मैक्सिमम निकलेगा। अब इस वैल्यू को स्लोप के अंदर पुट करना है, ये स्लोप है, इसमें पुट करना है। तो -6 इंटू में 1 प्लस 12 इंटू में 1 प्लस 5, तो 12 5 17, 17 में से 6 माइनस करोगे 11, ऑप्शन बनेगा आपका 3। इस क्वेश्चन में कहता है कि डिमांड फंक्शन ये है, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट, 20 सब दे रखा है। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 2 यूनिट आर डिमांडेड। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए फिर वही आप पहले यहाँ से, लेकिन p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो ये बनेगा 3x 24 माइनस 2p। 2p को आप इधर लाओ, 24 माइनस 3x, और इसको इधर नीचे ले जाओ, 2 से इस दोनों को अलग अलग कर दो, ये 12 बन जाएगा, ये 3/2x आ गया। ये बन गया p। यहाँ से आप रेवेन्यू फंक्शन बनाओ, p को x से मल्टीप्लाई कर दो, 12x माइनस 3/2x²। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो इसका डेरिवेटिव करो, 12 माइनस 2 3 6 अपॉन में 2x, x की जगह पुट कर दो 2, तो यहाँ 12 माइनस 3 इंटू में 2, 6 आएगा, 12 माइनस 6 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इन दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, तो देख लो किसका सम 1 है। तो 2 और 3 5, 5 2 7 और 2 9, ये 0.9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 4 8 और 2 10, ये 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा, यानी इसका ऑप्शन बनेगा 4। अब आपको ये दे रखा है एक डाटा, और इससे आपको मूविंग एवरेज निकालनी है 3 वीक के हिसाब से, और उसका ग्राफ आपको बताना है कि इसका ग्राफ कौन सा बनेगा। तो भाई हम थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, चलो।
हम यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं मूविंग एवरेज, फिर बाकी किसके ग्राफ देख लेंगे क्या बन रहे हैं। तो यहाँ आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 110 है, ये 130 है, ये 93 है, ये 104 है, ये 211 है। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको इनका टोटल करना है इन तीनों का, और यहाँ पर लिख लेंगे 3, 9 और 3 12, 12 + 1 13, फिर 1 बचेगा तो ये आ जाएगा 3। अब आप 110 को छोड़कर 104 ले रहे हो, मतलब आप 6 कम कर रहे हो, तो आप सीधा इसमें कम कर दो 6, यानी 327। अब 130 छोड़ के 211 ले रहे हो, तो ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ सीधा ऐड कर लो, 4 3 7 और 1 8, इधर आ जाएगा 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, ठीक है। ये आपके पास इसका ग्राफ बना। अब इसकी एवरेज निकालो। एवरेज निकालोगे तो 3 से डिवाइड करके 1 1 1, ये 109, और ये आ जाएगा 3 3 और 6, ठीक है। 2 के सामने 111, 3 के सामने 109 और 4 के सामने 136, तो 2 के साथ ही 112 दे रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 2 के सामने 111 है, तो 2 के सामने 111 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 के साथ 109 यहाँ भी है और यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। 3 के साथ 109 यहाँ पर है, 4 के साथ वहाँ पर कितना था, 136 था, 4 के साथ 136 है, तो 4 के साथ 136 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है, ये वाला हमारा आंसर नहीं है। तो इस तरह से आप ग्राफ पता लगा लोगे कौन सा आपका ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच इंडेक्स नंबर इज यूज टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एट टू डिफरेंट सिटीज। तो डिफरेंट सिटीज में जो लोग रहते हैं उनका जो लिविंग इंडेक्स है वो हम किससे निकालते हैं, उसके लिए निकाला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें ऑप्शन बनेगा 4। द प्राइस रिलेटिव फॉर ए ईयर 2020 विद रेफरेंस टू ईयर 2010 इज 117। ये कह रहा है जो 2010 है वो बेस ईयर है, और 2020 उसका जो इंडेक्स नंबर आया वो 117 आया है, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा। हमें पता है कि जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है वो हम हमेशा लेते हैं 100, तो अगर करंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो 117 आ रहा है, मतलब 17% की उसमें एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो गई, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे द प्राइस इंक्रीजेज बाय 17% इन द ईयर 2020, यानी 2020 के अंदर 17% की बढ़ोतरी हो गई, यानी प्राइस हमारा इतना बढ़ गया है। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपसे पूछता है कि वही मैच द कॉलम है, तो यहाँ पर देखो सैंपल मीन को हम इससे डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को इससे डिनोट करते हैं, तो इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा। सैंपल मीन का बी का 2, बी का 2 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है, और सी का 4, सी का 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब या तो हमारा आंसर ये होगा या फिर हमारा आंसर ये होगा। हाँ, तो अब यहाँ से आप देखो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं अगर सैंपल साइज आपका 30 या उससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर टी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी निकालते हैं, तो एक ऑप्शन इन दोनों में से एक ऑप्शन 1 इसमें आ रहा है, एक ऑप्शन 1 इसमें आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको स्टेप्स दे रखे हैं कि कौन सा स्टेप्स आपको पहले करना चाहिए टाइम सीरीज के अंदर। तो पहले कह रहा है कि कंप्यूट मूविंग टोटल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द, पहले मूविंग टोटल, पहले मूविंग टोटल तो हम कैलकुलेट नहीं करते, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। ऑब्टेन द टाइम सीरीज, सबसे पहले तो हमारे पास टाइम सीरीज होनी चाहिए, यानी पहला ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी। पहला बी यहाँ पर, पहला बी सीक्वेंस में यहाँ पर आ रहा है, बाकी चेक कर लो एक बार सीक्वेंसेस सारे बन रहे नहीं बन रहे। बी के बाद कह रहा है सी आना चाहिए, तो पहले हमारे पास टाइम सीरीज आई, फिर हमने क्या करा, सिलेक्ट ए पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, फिर हमने एक पीरियड सेलेक्ट करा कि भाई 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज क्या निकालना है, फिर हम उसके बाद यहाँ पर जाते हैं, फिर उसके बाद हम मूविंग टोटल करते हैं, उसके बाद फिर हम मूविंग एवरेज निकालते हैं, और बाद में फिर हम उसका जो सेंटर ऑफ टाइम स्पेन है वो निकालते हैं। मतलब हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें फर्स्ट बी सी ए डी ई। यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ये दे रखी है इसकी एक, और 2024 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024।
तो यहाँ पर आप x की जगह पे 2024 पुट कर दो बस। 2024 माइनस 2070, तो यहाँ से माइनस करेंगे 7 आएगा, 12 7 जा 84, 84 प्लस में 84 आ जाएगा 168, तो आ जाएगा 168। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ये दे रखा है, कॉर्नर पॉइंट आपको ये दे रखे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इन तीनों पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। अगर 50 पॉइंट आप लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15, और अगर आप 6 5 लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, -2 आ गया। और अगर 4 10 लेते हैं, 4 3 जा 12, 10 4 जा 40, ये आ जाएगा -28। अब यहाँ पर देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 तो नहीं आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू तो 15 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 15, ये ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट 50, मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आ रही है, ये ठीक है। नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, नहीं, ऐसा भी नहीं। तो सी और ई, सी और ई यानी ये हमारे ऑप्शन। सुबोध ने लोन लिया 10 लाख रुपए का 14% के इंटरेस्ट पर 8 साल के लिए, तो व्हाट इज इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट अंडर फ्लैट रेट सिस्टम। तो फ्लैट रेट सिस्टम चल रहा है तो पहले आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है। इंटरेस्ट कितना है, 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख ही ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, टाइम उसका 8 साल है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो 14 8 112, 1 2 3 4, इतना उसका इंटरेस्ट बना। अब जब ईएमआई निकालेंगे तो प्रिंसिपल के अंदर जो इंटरेस्ट है इसका, इसको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईएमआई। 8 साल की ईएमआई है तो 8 साल की ईएमआई को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को ऐड करोगे, 4 जीरो ये आ गई, तो ये बनेगा 2 1 2 1 2 3 4, 8 इंटू में 12। 8 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 8 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 52 आएगा, 8 6 48, 8 पंजे 40, 1 2 3, 4 से डिवाइड कर लो, 4 तिये 12, या सीधा 12 से कर दो, 12 दूनी 24, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी आगे चेक कर लेना वैल्यू तुम्हारी आ रही है नहीं आ रही। At what rate of interest will the present value of perpetuity of rupees 1000 payable at the end of every quarter be rupees this। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 20,000 होगी, परपेचुटी 1,000 की है, और एट द एंड हो रही है पेबल एट द एंड, मतलब P इक्वल्स टू आर अपॉन आई वाला ही फार्मूला लगेगा। अब आई आपके पास हमने मान लिया x% है, लेकिन क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है तो 4%, यानी ये बनेगा। तो आप सीधा इसको इधर ले आओ, x अपॉन में 400 इंटू में 20,000 इक्वल्स टू 1000, तो 2 जीरो इससे कैंसिल कर दो, 4 पंजे 20, 1 जीरो ये कैंसिल करो, 5 से इसको कैंसिल करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज टू डिस्काउंट द बॉन्ड कैश फ्लो इज नोन एज। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है इसमें, जिसमें हम बॉन्ड का जो कैश फ्लो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं, डिस्काउंट रेट को बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। तो इसमें ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, यील्ड टू मैच्योरिटी। Mr. Dilip Rao has set up a sinking fund so that he can accumulate rupees 10 lakh in 10 years for his children higher education. How much amount should Dilip Rao deposit at the beginning of each year to accumulate this amount at the end of 10 years? अब यहाँ पर सिंकिंग फंड का क्वेश्चन तो है, लेकिन बिगिनिंग में वो पैसा जमा कर रहा है, तो बिगिनिंग वाले में क्या करना होता है आपको, जो अमाउंट का फार्मूला होता है R1 + i⁻n−1 आई इंटू में 1 + i। बिगनिंग वाले में ये और मल्टीप्लाई करना होगा सिंकिंग फंड वाले फार्मूले में। अब आप यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है, देखो जो टोटल अमाउंट है वो तो है 10 लाख,
ये आपको निकालना है। 1 + आई कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है 12%, तो 12% यानी 0.12 आ जाएगा। कितने टाइम के लिए है, 10 साल के लिए। -1 डिवाइडेड बाय 0.12, 1 + 0.1। आर की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको आप इधर ले जाओ। 0.12 ऊपर आ जाएगा। ये जो वैल्यूज है 1.12 की पावर 10 -1 इंटू में 1.12। अब यहाँ पर इस 10 लाख को छोड़कर बाकी जो पोर्शन है ये वाला, इसकी वैल्यू आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू सारी दे रखी है देखो। 0.12 फिर 1.12 इंटू में दिस, इसकी वैल्यू है 0.05088, तो आपको इसकी जगह वो पुट कर देना है 0.05088। अब यहाँ से आप ये डेसिमल हटाओगे तो 3 और 2 5, 5 जीरो और आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। इससे आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो 2 पे तो जाएगा नहीं, तो छोटा रह जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, तो 1 से करना पड़ेगा आपको। तो कितने पे जाना चाहिए फिर, 10 लाख है। 0.12, अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ा ये अपॉन में नहीं आना था, ये गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 10 लाख, और इसकी जो पूरी वैल्यूज है कितनी दे रखी है, 0.05088। भाई इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करोगे तो 5088, उसके बाद जीरो आएंगी, तो 5088 देख लो यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका आंसर आएगा। क्या कहता है, द इन्वेस्टमेंट इन बाइंग 525 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 12% प्रीमियम, 12 रुपीज प्रीमियम। तो 100 रुपए का शेयर है, इतने प्रीमियम पर मिल रहा है, तो 112 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। 525 शेयर खरीदने हैं, तो 525 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई, 525 को 112 से, 2 पंजे 10, 2 2 4 5, 2 पंजे 10, 5 2 5, 58800, ये आपका आंसर आ गया। अब ये बन गया आपके पास केस स्टडीज। कहता है स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा became only the second Indian to win an individual gold in the Olympics, outperforming the field by quite a distance to notch up the first track and field games medal for the country। तो ये हम सबके लिए बड़े प्राउड की बात है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। कहता है इट इज गिवन दैट टू कवर द डिस्टेंस y मीटर बाय थ्रोइंग द जेवलिन एट ए वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड, द इक्वेशन इज दिस। जो जेवलिन थ्रो में जो उसने मतलब थ्रो किया, उसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। अब इसके हिसाब से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल दो। ये 1/6 कांस्टेंट है, इसका 144 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9x²। तो यहाँ से 1/6 ही बाहर है, देखो 144 माइनस 9x², तो ये हमारा आंसर बन गया इसमें। अब आगे क्या कहता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड एट ए वेलोसिटी ऑफ। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं तो किस वेलोसिटी से कवर करेंगे, तो उसके लिए आपके पास जो डेरिवेटिव निकला है उसको जीरो के बराबर पुट कर दो। अब डेरिवेटिव क्या निकला है हमारे पास, अब इसमें तो जीरो के बराबर पुट करोगे तो खाली इसको पुट कर लो, इसको पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 144 माइनस 9x² को जीरो पुट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 16 पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा था डिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन, डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब dy बाई डी एक्स जीरो होगा, उससे तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस होने के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होना चाहिए,
मतलब ये हमारा ऑप्शन बनेगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस होगा कितना? अब जो x की वैल्यू आपने निकाली थी, x की वैल्यू कितनी निकाली थी 4, तो उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। 144 इंटू में 4 माइनस 3 इंटू में 4 का क्यूब, 16, 17, 4, 5, 64, 64 को 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 छः 18 और 1 19, माइनस करो 4, 17 माइनस 9 8, 4 माइनस 1 3, 6 से इसको काट लो, 64, 64 का डिस्टेंस आ गया मैक्सिमम। अब आगे यहाँ पर कहता है द इफ द पॉइंट दैट ए प्लेयर गेट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एंड इज गिवन बाय दिस। ये कह रहा है पॉइंट जो होते हैं जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसी के हिसाब से प्लेयर को पॉइंट मिलते हैं। तो पॉइंट का फार्मूला ये है आपके पास, देन द पॉइंट स्कोर्ड बाय द प्लेयर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस करने पर प्लेयर को कितने पॉइंट मिले, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, y की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, y की वैल्यू निकाली हमने 64। तो आप पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर 64 पुट कर दो, 16 आ जाएगा, 100 में 16 माइनस कर दोगे 84 आपका आंसर आ गया। ये बन गया आपकी केस स्टडी फर्स्ट। नेक्स्ट केस स्टडी आपके पास ये एलपीपी की है, ये आपको ग्राफ दे रखा है। इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन के लिए आप क्या करो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड इंटू में x माइनस एक्स वन। तो जब आप BC की निकाल रहे हो तो BC कहाँ पर है, ये लाइन BC की है। तो एक पॉइंट तो ये वाला हो गया 0 20, एक पॉइंट आप ये ले लो 40 0, तो BC की इक्वेशन मिलेगी। तो y माइनस वाई वन ये हो गया 20, y2 ये हो गया 0, माइनस किसी को भी ले सकते हो x1 y1, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 40 माइनस 0, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 0। तो y माइनस 20 माइनस 20 अपॉन 40x, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगी BC की इक्वेशन, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 40, ये बन जाएगा। माइनस 40 को उधर ले जाओगे प्लस 40 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट E एंड C। E का और C का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो C का कोऑर्डिनेट तो 0 20 है, तो 0 20 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो अब x का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ पर 10 20 है, यहाँ पर 20 10 है। देखो ये यहाँ पर ये E जो है ना, x की वैल्यू 20 पर आ रहा है, y की वैल्यू 10 पर आ रहा है, तो 20 10 बनना चाहिए, 20 10 इधर है, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। कंस्ट्रेंट फॉर द एलपीपी। अब एलपीपी के कंस्ट्रेंट क्या बनेंगे, एक जो हमने BC की इक्वेशन बनाई थी, BC की इक्वेशन क्या बनाई थी, अरे गायब हो गया, तो BC की बनाई थी हमने x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 40 ना, तो x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 40 आएगा। लेस क्यों आएगा, क्योंकि जो शेडिड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ है। तो x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 40 यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। x ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, ये ठीक है। यहाँ पर भी ये जो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 है, यहाँ ग्रेटर है। ग्रेटर वाली तो दोनों में से कोई सी नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जो शेडिड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ है, तो इसका मतलब इसमें भी लेस वाला ही आएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो उसके लिए आपके कॉर्नर पॉइंट आपके पास होने चाहिए। कॉर्नर पॉइंट ये वाला निकला था हमारा 20 10, ये आपके पास 25 0 है ही, और ये वाला पॉइंट 0 20 है। तो इन तीनों वैल्यूज को बारी बारी से डालते हैं, 0 20 को डालते हैं यहाँ पर,
तो ये आ जाएगा 24 जा 80 वैल्यू आ जाएगी। 2010 को डालते हैं तो 23 जा 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। और अगर 25 0 को डालेंगे तो 25 3 जा 75। तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस बताना है। मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, दोनों का डिफरेंस करेंगे 25 आ जाएगा। तो 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, कॉर्नर पॉइंट तो यही बनेंगे इसके 0 20 और ये 20 10 था, ये 25 और 0 है। 25 को यहाँ डालते हैं, 25 3 जा 75, 23 जा 60 और ये 40, 60 और 40 100 हो गया। और 0 20 यानी 24 जा 80। तो 25 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं है। तो या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ऐसा है नहीं चक्कर। इन वैल्यूज़ को तो लेने का कोई लॉजिक है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या पूछते हैं। क्या पता क्वेश्चन इंटरचेंज हो गए। एडी की इक्वेशन बनी थी, पीछे हमने जो इक्वेशन निकाली थी उनको यूज़ करो। ये 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 थी, तो यही एडी की इक्वेशन होगी। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन तो हमारे खत्म हो गए हैं इसमें, बस क्वेश्चन हमारा एक वही रह गया है। इसमें मेरे ख्याल तो आंसर हमारा ठीक है। आप फिर भी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताना अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एक बार और चेक कर लो इसको। 3x प्लस में 4y है, अगर आप 20 यहाँ पर पुट करेंगे तो 24 जा 80 बनेगा। 20 यहाँ पुट करेंगे 23 जा 60 हो गया। 10 पुट करेंगे तो 40 हो गया, 100 आ जाएगा। और 25 करेंगे 25 3 जा 75। अब यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम का, तो ये दोनों हमारे आंसर आएंगे। तो 25 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर वो दे नहीं रखा। तो फिर भी अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है, और ताकि हम भी उसको ठीक कर सकें। तो आई थिंक इस पेपर के थ्रू आपको और थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। स्पेशली कल जिनका एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप कल एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आपका एग्ज़ाम गया, कुछ आपको इन पेपर से हेल्प मिली या नहीं मिली। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।